ये तो तय समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस ईएमआरएस या केवीएस में डिस्क्रिप्टर आएंगे वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के कई सारे सब पार्ट आएंगे या कई सारे क्वेश्चंस उसमें छोटे छोटे जुड़े रहेंगे। अब एग्जामिनर के सामने बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा कि सभी स्टूडेंट ने एक जैसा डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में लिखा है। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन यदि सेम है तो सबके डेरिवेशन भी सेम होंगे, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? 500 लोगों का नहीं, क्योंकि 198 पोस्ट है। तो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने कहा, यदि पॉलिटिकल साइंस होती, यदि हिस्ट्री होती, यदि समाजशास्त्र होती, सोशोलॉजी होती, तो वहाँ अपने थॉट के बेस पे, अपनी करंट अफेयर्स के नॉलेज के बेस पे उसका आंसर डिफरेंशिएट हो सकता था, उसका आंसर अलग अलग हो सकता था, एग्जामिनर उसको पसंद कर सकता था। लेकिन हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें एक बड़ा टास्क ये है कि सबके आंसर सेम ही आने हैं, सबका डेरिवेशन सेम ही होना है। तो फिर एग्जामिनर किसको नौकरी देगा और किसको नहीं देगा? हमने क्या किया है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों को मिला के 3 घंटे में पेपर देना चाहता है, क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे का है जिसमें 40 MCQ 15 डिस्क्रिप्ट करने। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट देना चाहता है, तो हमने क्या किया है, एक ऐसा टेस्ट पेपर बनवा दिया है जिसमें 40 MCQ और ये जो 15 डिस्क्रिप्ट हमने यूनिट वाइज में दोनों को मिला दिया, तो आप 3 घंटे में वो टेस्ट भी दे सकते हो। कभी कभार स्टूडेंट ये समझता है कि जैसे जैसे एनसीईआरटी में डेरिवेशन लिख रहे हैं वैसे वैसे हमसे पूछ लेगा, हम वैसे वैसे उतार के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो दो टॉपिकों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनता है और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है। ये सेम क्वेश्चन पेपर है दोनों, वो हिंदी लैंग्वेजेस में है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो पहले हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है क्वेश्चन पेपर। राइटिंग स्किल जो शब्द है वो ये एक्सप्लेन करता है या ये बताता है कि आपको जो कंटेंट आता है, आपको जो ज्ञान है, आपकी जो फिजिक्स की समझ है, वो आप ऑन द पेपर क्या सही सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। वापस बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसकी कुछ बातें तो कॉमन सबके में मिलेंगी, जैसे उसका डेरिवेशन, जैसे उसकी डेफिनेशन, जैसे उसका रिजल्ट। लेकिन इसके अलावा जो मटेरियल डालेगा उससे उसका सिलेक्शन होगा अलग से। हर एक यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके फिजिकल सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस का एक अलग PDF बनवा दिया है। हमने जैसा कि क्वेश्चन दिखाया ना आपको, पहला वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, उसका सोल्यूशन प्रॉपर हिंदी में है। ये उसका आ गया नियम, डेफिनेशंस, ये आ गया उसका लॉ, ठीक है। कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो कोई चीज़ है तो वो ये है कि आपका कंप्लीट मटेरियल कंसाइज फॉर्मेट में एक ही जगह लिखा होना चाहिए। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में EMRS और KBS PGT का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये EMRS और KBS का कंबाइंड बैच होगा। कंबाइंड से मतलब आपको पता ही है कि दोनों जो एग्ज़ाम हैं EMRS और KBS, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस लगभग सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न तो बिल्कुल सेम है और सिलेबस में केवल 2 यूनिट का फ़र्क है। KBS में 2 यूनिट नहीं है और EMRS में 25 यूनिट हैं। तो जाहिर सी बात है, पढ़ना आपको कंप्लीट 25 यूनिट ही पड़ेगा। इस वजह से एक ही बैच दोनों एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट रहेगा। और ये जो हमारा बैच है, इस बैच का जो सब्सक्रिप्शन है वो KBS के टीयर 2 एग्ज़ाम तक रहेगा, क्योंकि उम्मीद ये है कि EMRS टीयर 2 के बाद KBS का होगा, तो जो भी एग्ज़ाम लास्ट में होगा वहाँ तक आपका इसका सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो दोनों तरीके की प्रिपरेशन करेंगे, MCQ पार्ट की भी और डिस्क्रिप्टिव पार्ट की भी, क्योंकि दोनों ही पोर्शन का जो रोल है सिलेक्शन के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों का रोल इक्वलेंट है। तो जाहिर सी बात है, हम किसी के भी रोल को या किसी के भी इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते, दोनों की तैयारी मेहनत से करनी होगी। कुछ हमने खास पॉइंट लिखे हैं जिसकी हेल्प से इस लेक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कोर्स की इन्फॉर्मेशन को समझेंगे कि किस तरीके से KBS और EMRS की डिमांड के अनुसार, एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार हम प्रिपरेशन कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। सबसे पहले हम समझेंगे डिमांड ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि KBS और NBS का एग्ज़ाम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, चाहता है और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की स्टडी की है उसके आधार पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, सभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे साथ भी या अपने पर्सनल लेवल पर भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूप्रिंट ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए या ब्लूप्रिंट ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए। ये सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो टाइम हमारे पास अब बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि MCQ और डिस्क्रिप्टिव पार्ट दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाए और सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंच जाएं। नेक्स्ट है सेल्फ प्रिपरेशन भी यदि आप करेंगे तो सिलेक्शन तो वहाँ से भी हो सकता है। तो हम जो भी जिस तरीके की पॉइंट यहाँ पे बताएं
उन पॉइंट्स को आप समझते जाइएगा और वहाँ हम हिंट देते रहेंगे कि यदि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, जिससे लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने वो काम पहले कर लेना था, वो नहीं हुआ, तो आपको सारी चीज़ें दूर तक दिखाई दें। इसलिए हमने ब्लूप्रिंट शब्द इस्तेमाल किया है, जिससे आपको एक रास्ता मिल सके। जो हमारे प्रिपरेशन का कंटेंट रहेगा, जैसे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, बुक्स रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डिस्क्रिप्टिव के नोट्स रहेंगे, वो किस तरीके से आपको अवेलेबल होंगे, कैसे आपको कंप्लीट करने इनकी जानकारी अपन देखेंगे। और लास्ट में नया बैच आता है तो हमारे इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम ऑफर रखा जाता है, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को कर सके। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आज के न्यू बैच की शुरुआत करते हैं। ये कन्फर्म है कि ये जो बैच हम तैयार किए हैं ये KBS NBS एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है। मतलब जो EMRS का सिलेबस है, जो KBS का सिलेबस है, उसके हर एक टॉपिक को हर एक एंगल से तैयार करवाएगा, चाहे न्यूमेरिकल पर्पज़ हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव पर्पज़ हो। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो KBS NBS के सिलेबस के आधार पर ही होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का MP टेट है, जैसे BPSC का TRE 4 है, जैसे राजस्थान का 11th-12th का पोर्शन है, जैसे HPSC का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 11th-12th के पोर्शन का साथ आता है। NBS KBS EMRS तो है ही, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सेम सिलेबस के अनुसार होते हैं। तो यदि आप इस सिलेबस को, इस कॉन्सेप्ट को, यदि इस लेक्चर्स को, नोट्स को अच्छे से कवर करते हैं तो नो डाउट KBS NBS में तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप एक अच्छी फिजिक्स सीख जाएंगे, जिसका इस्तेमाल चाहें तो आप डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया पढ़ाने के हिसाब से, और चाहें तो आप अलग अलग एग्जाम पेपर देंगे स्टेट का तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स को। जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डिमांड दो चीज़ों से देखी जाती है। पहला कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, और उससे हम सब परिचित हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट के 15 क्वेश्चन आएंगे EMRS में, और MCQ पार्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे। KBS में 60 और 10 का रेशो है। 60 जो क्वेश्चन हैं वो MCQ के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के हैं। लेकिन डिमांड को समझने का दूसरा एक पहलू और होता है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स की, वो हमसे क्या चाहता है। अब समस्या हमारे वाले केस में KBS EMRS में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको पुराना जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो नहीं पता, क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो रहा है। MCQ का तो फिर भी आइडिया रहता है, पहले भी लिए हैं, तो MCQ पार्ट का प्रिपरेशन करना, उसका आइडिया लेना या उसकी डिमांड को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमको पता है कि MCQ पार्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिपेंडेंसीज के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल्स भी आते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके की आती है सब पता है। लेकिन मेन जो मसला है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट को लेके। इसलिए हमने जितने भी भारत में फिजिक्स सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहे हैं उनको स्टडी किया। जैसे UPSC का ऑप्शनल पेपर फिजिक्स का होता है, जैसे HPSC का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है, जैसे UP GIC का एग्ज़ाम पेपर सब्जेक्टिव होता है। इस तरीके के कई एग्ज़ाम पेपर्स को जो PYQs के तौर पे थे उनको देखा। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से भी चर्चा की, इनको पढ़ाने वाले टीचर्स से भी मुलाकात की, तब जाके बहुत सारे ऐसे सजेशंस और सॉल्यूशंस आए जिसकी हेल्प से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन पूछे हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हर एक पहलू पे आएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो भी डेटा हमको मिला एनालिसिस करके, डिस्कशन करके, उसमें एक डेटा तो ये था कि यदि हम EMRS के पेपर को सेंटर में रखें तो 3 से 4 क्वेश्चन 15 में से न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि 15 की 15 क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, वो न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व करवाएगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का या थियोरेटिकल वे में उसको लिखने का, कैलकुलेशन करने का, रिजल्ट निकालने का एक तरीका होता है। तो वैसे तो आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो अपन लोग चर्चा करेंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन खास तौर पे ये है कि आपको यदि ये लगता है कि बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं 12 से 13 वो डेरिवेशन के ही आएंगे, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे मिलके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं। UPSC का एक क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का ही,
फॉरेस्ट सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है, उस पेपर में क्या कर रखा है कि जो पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। और सबसे अलग बात क्या है, चारों पार्ट अलग अलग चैप्टर्स के हैं। ये तो तय समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस ईएमआरएस या केवीएस में डिस्क्रिप्टर आएंगे वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के कई सारे सब पार्ट आएंगे या कई सारे क्वेश्चंस उसमें छोटे छोटे जुड़े रहेंगे। उसके 2 फायदे होते हैं, आप भी जानते हैं। एग्जामिनर को मार्किंग करना आसान होता है और वो एक ही क्वेश्चंस की हेल्प से कई सारे टॉपिकों को जान सकता है। लेकिन हम अब तक जो देखते आए हैं वो ये देखते आए हैं कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड ही कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज द गॉस लॉ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। मतलब गॉस का नियम बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और किसी भी गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। लेकिन जैसा कि हमने बताया यूपीएससी का एक पेपर है, उस पेपर में क्या कहा, पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स का, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तीसरा क्लासिकल मैकेनिक्स का और चौथा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये समझने की बात है, ऐसा ही कुछ यूपी जीआईसी में भी है। लेकिन ये समझने की बात है, मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं ओवरऑल कि हमको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जिनका डेरिवेशन बड़ा है वहीं से क्वेश्चन बन सकता है, वो तो तैयार करना ही है, लेकिन हर छोटे टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट को जाने, बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप वहाँ एग्जाम पेपर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर डेफिनेशन को रटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हम उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बात आपको समझ आई होगी। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी क्वेश्चंस डेरिवेशन के आएंगे ये जरूरी नहीं है। सभी जो कॉन्सेप्ट है उनमें डेरिवेशन होता है ये भी जरूरी नहीं है। और एक बात, केवल डेरिवेशन के भरोसे एग्जाम पेपर में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट रट नहीं सकता पूरी फिजिक्स के डेरिवेशंस को, पूरी फिजिक्स की डेफिनेशंस को और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को, डिपेंडेंसीज को, उसके लॉज को, प्रिंसिपल्स को रटना सिस्टमेटिक वे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसके डेरिवेशन पार्ट को भी ड्राइव कर सकते हैं, आप उसके डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं, आप उस क्वेश्चन के फ्लो को बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप किसी भी तरीके से तैयारी करें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ना तो एमसीक्यू कर पाएंगे और ना ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर पाएंगे। तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो क्या है, आप हर संभव प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने का, क्योंकि फिजिक्स की एक अच्छी बात है। फिजिक्स की अच्छी बात क्या है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ के पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे जैसे हिस्ट्री का पेपर हो गया, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस में प्रेजेंट जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बन जाता है। तो वहाँ क्या होता है, स्टूडेंट अपने थॉट के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखता है। लेकिन हमारे फिजिक्स में थॉट नहीं चलता, हमारे फिजिक्स में डेरिवेशन फिक्स है, सबको वही लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसका डेरिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो हम डेरिवेशन में बनाएंगे वो एग्जामिनर प्रोसेस पे नहीं जाएगा, वो ये देखना चाहेगा क्या इसको डेरिवेशन करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा मटेरियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने सारे एग्जाम्स को स्टडी करके देखा है। आप बड़े ध्यान से सुनना एक बात, मान लीजिए ईएमआरएस में 198 स्टूडेंट्स हैं और 1980 बच्चे पास किए गए। 1980 में से 500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगभग हर एक टॉपिक का डेरिवेशन आता होगा, जो टीचर्स भी रहे होंगे या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मैनेज करके या इन दिनों में अपने आप की मेहनत को अच्छा करके वो सभी टॉपिकों के डेरिवेशन को लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर के सामने बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा कि सभी स्टूडेंट ने एक जैसा डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में लिखा है। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन यदि सेम है तो सबके डेरिवेशन भी सेम होंगे, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा, 500 लोगों का? नहीं, क्योंकि 198 पोस्ट हैं। तो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने कहा, यदि पॉलिटिकल साइंस होती, यदि हिस्ट्री होती, यदि समाजशास्त्र होती, सोशियोलॉजी होती, तो वहाँ अपने थॉट के बेस पे, अपनी करंट अफेयर्स के नॉलेज के बेस पे उसका आंसर डिफ्रेंशिएट हो सकता था, उसका आंसर अलग अलग हो सकता था, एग्जामिनर उसको पसंद कर सकता था। लेकिन हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें एक बड़ा टास्क ये है कि सबके आंसर सेम ही आने हैं,
सबका डेरिवेशन सेम ही होना है, तो फिर एग्जामिनर किसको नौकरी देगा और किसको नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है वो मिलता है एक्स्ट्रा मटेरियल से। मतलब यदि आप केवल डेरिवेशन लिख के आ रहे हैं तो आप एक साधारण काम करके आ रहे हैं, तो जॉब लगने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि डेरिवेशन के साथ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज को जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ग्राफ को जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे फिजिकल यूज या एप्लीकेशंस को जोड़ना होगा, जिससे आपका लिखा हुआ आंसर कंपैरेटिवली बेटर हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी खास इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राइटिंग स्किल्स। पहले हम ये समझते थे, पहले हमारा पर्सनल मानना ये था कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स का खास कोई योगदान नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन ही तो लिखना है, वो तो कोई भी लिख सकता है, और डेरिवेशन लिखने में काएगी राइटिंग स्किल्स। लेकिन फिर वही बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई? कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो सेम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग सेम चीज़ें आंसर में दे रहे हैं, तो फिर आप एग्जामिनर के सामने अच्छा एक्सप्लेनेशन या अच्छा एक्सप्लेनर कैसे बनोगे, जब आप अपने नॉलेज को, अपने फिजिक्स के ज्ञान को सही सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके दे के आओगे। डायग्राम कहाँ होना चाहिए, आंसर्स के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ लिखना है, कंक्लूजन कहाँ लिखना है, कंक्लूजन्स के बाद आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होना चाहिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है लिखने का, जो प्रेजेंटेशन है, ये राइटिंग स्किल्स में आती है। और राइटिंग स्किल्स को बिना सीखे सिलेक्शन लेना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे जिनको आता तो फिजिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते। आपने देखा होगा, आप कहते होंगे यार इसको नॉलेज बहुत है लेकिन इसको पढ़ाना नहीं आता, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो वहाँ वही गेम है। राइटिंग स्किल्स जो शब्द है वो ये एक्सप्लेन करता है या ये बताता है कि आपको जो कंटेंट आता है, आपको जो ज्ञान है, आपकी जो फिजिक्स की समझ है, वो आप ऑन द पेपर क्या सही सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप कहेंगे इसमें कौन सा बड़ा टास्क है, यदि मुझे फिजिक्स आती है तो मैं लिख सकता हूं। सर बात ऐसा है, वहां आपको लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम मिलेगा। किसी भी आंसर को लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड टाइम में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना ही अच्छे आंसर की डेफिनेशन है। तो जाहिर सी बात है राइटिंग स्किल्स को भी आपको सीखना होगा। तो ये हमने बताया। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस यदि आपने नहीं की तो शायद सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन की तो वैसे भी प्रैक्टिस कर ली जाती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कभी की नहीं। हो सकता लंबा समय हो गया हो आपको हो सकता है कि भूलने की परेशानी हो, या कभी कभार आपने देखा होगा पहले कुछ लिख दिया, काट दिया, वापस कुछ लिख दिया, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हम राइटिंग स्किल्स को लेके हर एक पॉइंट को बारीकी से उठाएंगे अलग अलग सीरीज़ में, अलग अलग लेक्चर्स में, बट यहाँ आपको चारों बातें समझ आई होंगी। तो ये है एग्जाम पेपर की डिमांड जो आपको तैयार करनी है। डेरिवेशंस तैयार करने हैं, कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, डेफिनेशन एंड थ्योरी तैयार करनी है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है जैसे ग्राफ, डायग्राम, डिपेंडेंसीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस ऑफ एनी टॉपिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि हमने सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बट आपको ये सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको समझ होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये है डेरिवेशन पार्ट की डिमांड। अब हम चलते हैं एमसीक्यू पार्ट की डिमांड की तरफ। इससे लगभग हम सभी लोग परिचित हैं। जो पहली बार स्टूडेंट केवीएस एनवीएस से जुड़ रहा है या जिसकी रिसेंटली अभी एमएससी हुई है, हो सकता है वो ना हो, तो उसके लिए हम बता दें एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं किसी भी टॉपिक के, और इनको बिना कॉन्सेप्ट समझे तो कोई कर ही नहीं सकता, असंभव है। यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी हम बताते हैं, कई सारे लोग भी सेम स्टेटमेंट देते हैं और ये फिक्स भी है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में, यदि किसी भी टॉपिक में आपका डाउट है तो आप उसका न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है दोनों में एक जो कॉमन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट की है। यदि कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो एमसीक्यू तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ साथ आपका जो लिखने का सलीका है, राइटिंग स्किल्स है, वो यहाँ भी बेटर होगी। दूसरा है कॉन्सेप्ट भले सीख गए लेकिन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना नहीं आता, मतलब न्यूमेरिकली अप्रोच डेवलप नहीं हो पाई तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ उसको यूज़ करना भी हमें सीखना होगा या यूज़ करना हमको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अपन पुराने ज़माने के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो आसपास के स्टेट्स में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा, जिससे कभी कभार क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है या एक डिफ़िकल्टी का लेवल पता लगता है।
बात करते हैं ट्रिक्स। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कोई डिपेंडेंसी पूछी तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ गया। तो मेन जो एग्ज़ाम है उसमें टाइमिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसी बातों को, ऐसे तरीकों को जानना होगा, ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स को जानना होगा जिसकी हेल्प से क्वेश्चन जल्दी हो और टाइम के अकॉर्डिंग हम पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। लास्ट में वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है, दोनों पार्ट की डिमांड आपको पता लग गई, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इस डिमांड्स को किस तरीके से कंप्लीट करेगा विद हेल्प ऑफ लेक्चर्स, बुक्स, नोट्स, तो अभी हम आगे देखते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस की प्रिपरेशन, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट की किस तरीके से करें और गिवन मिनिमम टाइम में, जो टाइम कम से कम बचा है उसमें किस तरीके से करें जिससे सिलेक्शन हो पाए। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो प्रिपरेशन करने के जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरीके के हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, मतलब एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दूसरे टाइप के जिनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ड हैं, मतलब जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तैयार हैं, उनको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो हम दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। पहले बात करेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में और फिर बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट्स और जो डेरिवेशंस पार्ट है वो काफ़ी ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं पहले पॉइंट पे। चलिए सर, देखिए ये है हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन का एक पार्ट जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के साथ साथ एमसीक्यू पार्ट की तैयारी करेंगे। देखो बात ऐसा है, हमारी बात को ध्यान से सुनना। एमसीक्यू पार्ट जो होता है उसकी प्रिपरेशन लगभग अलग तरीके से होती है, क्योंकि उसमें मेन टास्क होता है जो क्वेश्चन दिया है और जो ऑप्शन में आंसर दिया है उनके बीच में लिंक कम से कम टाइम में बनानी है। हमको वहाँ राइटिंग की परवाह नहीं करनी होती, हमें वहाँ कैलकुलेशन की परवाह नहीं करनी होती, बस आंसर लाना होता है। डेरिवेशन पार्ट की डिमांड कुछ और है। जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको सजाना है, लिखना है, तरीके से धीरे धीरे हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हुए लिखना है। तो डिमांड दोनों की जस्ट अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है दोनों की तैयारी भी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन टाइम कम है और हमको कुछ ऐसा काम करना है कि कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, उसके साथ साथ एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट की जो तैयारी है वो एक साथ हो, जिससे रिजल्ट जब हम आगे देखें, प्रैक्टिस जब हम करें तो उसका फ़ायदा एक साथ मिल जाए, अलग अलग तैयारी ना करनी पड़े, अलग अलग नोट्स ना बनाने पड़े और अलग अलग काम ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने एक खास प्लान तैयार किया है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एमसीक्यू की पार्ट की साथ तैयारी करवाने के लिए आपको 4 चीज़ें दी जाएंगी, जिनमें से 2 हमने सामने लिखी है, 2 आगे आएंगी, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एमसीक्यू की प्रिपरेशन साथ साथ करवाने के लिए 4 चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला 90 लेक्चर्स जिसकी हेल्प से ये सारे टास्क कंप्लीट होंगे। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स के सेपरेट नोट्स हैं, ये लेक्चर नोट से अलग हैं, ठीक है, जिसमें केवल डेरिवेशन पार्ट है, अभी हम और चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमने बताया ना एक्स्ट्रा मटेरियल, वो उसमें दिए जाएंगे और चौथा प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं दोनों पॉइंट्स पे। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 90 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स के नोट्स भी दिए जाएंगे। तो हम पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं। ये जो नोट्स हैं वो 25 यूनिट्स में डिवाइड है। हर एक यूनिट का जो नोट्स है वो आपको अलग अलग सेपरेटली मिलेगा। इन नोट्स में क्या है सर? नोट्स में डेरिवेशंस हैं फॉर ईच टॉपिक। जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उनके डेरिवेशंस हैं, उनके डेफिनेशंस हैं, उनके डायग्राम्स हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब हमने कोशिश की है कि एनसीईआरटी बेस्ड डेरिवेशन, डेफिनेशंस और डायग्राम बनाए जाएं। तो ये आपको एक साथ नोट्स में मिलेंगे। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लंबा डेरिवेशन, लंबी थ्योरी आप ना तो तैयार कर पाएंगे ना वहाँ लिख पाएंगे, इसलिए कंसाइज किया हुआ है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डेरिवेशन पार्ट को प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं, ऑलमोस्ट आइडियल फॉर्मेट में है, मतलब जो पैटर्न इसमें लिखा गया है, जैसे आंसर राइटिंग का फिजिक्स सब्जेक्ट में खास पैटर्न होता है। हमने जैसा कि कहा पहले एक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन का पार्ट आना चाहिए,
उसके बाद यदि कोई प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है, यदि कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो वो आना चाहिए। उसके बाद आप डेरिवेशंस पूछा है या थ्योरी पूछी है या डायग्राम पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है और उसके लास्ट में आपको कोशिश करनी है कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन पता हो तो आप जोड़ दें। तो ये जो नोट्स हैं कोशिश किया है कि उसी तरीके के हैं और जाहिर सी बातें आपको बेनिफिशियल होंगे। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट हैं। आप जैसे फोल्डर ओपन करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखा होगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको हिंदी नोट्स और इंग्लिश नोट्स दिखाई दे जाएंगे। दोनों अलग अलग हैं। आप हिंदी का चाहे तो हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश का चाहे तो इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज का यहाँ भी सेपरेट है, ठीक है। चलिए, ओनली फॉर रीडेबल फॉर्मेट, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। ये नोट्स जो हैं वो केवल रीडेबल फॉर्मेट में होंगे। इन नोट्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उसका खास रीज़न है, हम चाहते तो डाउनलोड के लिए दे सकते थे, बट उसका खास रीज़न है वो हम आगे जब प्रैक्टिस वाला सेक्शन आएगा तो वहाँ चर्चा करेंगे, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो हमने बताया आपको एक छोटा सा पार्ट डेरिवेटिव नोट्स का, और ये आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम पेपर, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस तैयार किए हुए हैं। इसके साथ आपको दिए जाएंगे 90 लेक्चर्स, फिक्स है, ठीक है। इन 90 लेक्चर्स में आपके 25 यूनिट्स को कंप्लीट किया गया है। स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स लेक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपिक लिंक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट लिंक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। पहला चैप्टर करोगे तो दूसरा समझ आएगा, दूसरा करोगे तो तीसरा समझ में आएगा। जो लिंक आप 11th 12th में देखते हैं लगभग वही लिंक यहाँ ली है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना आए। बहुत अच्छी बात यह है कि जो लेक्चर्स हैं उनके नोट्स आपको दिए जाएंगे और आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपके घर पे पहुंचेंगे। ये नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स वो रीडेबल फॉर्मेट पे रहेंगे, आप रीड कर सकते हैं। ये जो नोट्स आपके घर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप लेक्चर चालू करेंगे, नोट्स आप सामने रखेंगे, एज इट इज कंटेंट है, एक भी शब्द का फर्क नहीं है, सेम कंटेंट है। बोर्ड पर जो लिखा है वही उसमें बुक्स में या नोट्स में अवेलेबल है। 90 लेक्चर्स का काम क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है। ये 90 लेक्चर्स आपको हर टॉपिक की समझ देंगे। डेफिनेशंस जितना हम लिख सकते हैं वो लिखी है दोनों लैंग्वेजेस में, जो हम बोल सकते हैं वो वहाँ बोली है, जितना हम लिखवा सकते हैं वो लिखवाई है, डिपेंडेंसीज सारी लिखवाई हैं, ग्राफ जितने मैक्स, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट की बात है ना लेक्चर्स में, तो सारे कॉन्सेप्ट जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है वो कंप्लीट किया है। तो ये जो लेक्चर्स है 90 लेक्चर, इनको देखने के बाद आपको ये समझ लो कि आप किसी भी डेरिवेशन को सेल्फ ड्राइव कर पाएंगे, आप डिपेंडेंसीज को बना पाएंगे, आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक्सपीरियंस कर लिया है, जो पहले वाला बैच चालू किया था ये हमारे इसका, और वापस भी आपको बता रहे हैं। यदि आप किसी भी यूनिट के लेक्चर्स को पूरा करते हैं और उसके बाद ये नोट्स पढ़ते हैं तो ये नोट्स बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझ लिए होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। ये लिख रहा है हमने जैसा कि कहा, ऑल डिपेंडेंसी, ग्राफ, डायग्राम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं सारी कलेक्ट कर दी हैं, या सारी इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ आ जाएंगी, जो कि यही आपके डिफरेंस क्रिएट करेगी अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट कंटेंट, स्पेशल कंटेंट लिखेंगे, अपने एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी को वहाँ एक्सप्लेन करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, उसी से सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। हम वापस रिपीट कर देते हैं, आप कहीं से भी यदि कॉन्सेप्ट की समझ रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस आपको ये कोशिश करनी है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे कर पाएँ, कैसे कर पाएँ। हमने ये नहीं कहा है कि मैक्सिमम लिख पाएँ, वहाँ मैक्सिमम लिखना महान काम नहीं है, लेकिन अच्छा प्रेजेंट करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली अप्रोच, हर एक टॉपिक को यूज कैसे करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं, किसी भी फॉर्मूले से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, ट्रिक कौन कौन सी लगा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं, वो सारा इन 90 लेक्चर्स में कवर है, जिसके नोट्स आपके पास पहुंचेंगे। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और टोटल जो हमारी नोट्स हैं ये 3 बुक्स के फॉर्मेट में आते हैं, बुक 1, 2 एंड 3। तीनों बुक्स में, तीनों नोट्स में टोटल हमने 987 न्यूमेरिकल्स ड्राइव करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की समझ बने। ठीक है, तो ये आपको वहाँ एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स में केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स में केवल जो है डायग्राम, थ्योरी और डेरिवेशंस ही हैं। इनमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी करवाए हैं, बोथ लैंग्वेजेस में न्यूमेरिकल्स हैं। सोल्यूशन जो है वो तो उसका कोई लैंग्वेज होता नहीं है, लेकिन
जो हम एक्सप्लेन किए हैं वो उसी लैंग्वेज में किए हैं जिस लैंग्वेज में अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मतलब समझाने का पर्पस वही नॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको बायलैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन लेक्चर या कोर्स परचेज करने से पहले डेमो देखना कंपलसरी है। आप यदि डेमो नहीं देखेंगे, आप यदि लेक्चर्स को एक दो बार नहीं देख लेंगे, तब तक हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ना आए या आपको बाद में परेशानी हो। तो हम चाहते हैं कि आपका और हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो और आपका डेरिवेशन पार्ट का, बुक्स का और जो प्रैक्टिस हैं, जो लेक्चर्स हैं, सबका डेमो अवेलेबल है। आप डेमो जरूर देखें। अकॉर्डिंग टू 25 मिनट अरेंज किए गए हैं और हमने जैसे कि लिखा है डेमो देखना आपको कंपलसरी है। यहाँ एक लाइन हमने बहुत अच्छी लिखी है और शायद आपको ध्यान में भी रखनी है। पहले भी हमने कहा ये पार्ट डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो नींव है, इसका जो बेस है वो कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है। लेकिन आप सोचो, आज जैसे आप हमसे कहो कि आप फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, मतलब डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो हमारे लिए वो डेरिवेशन करना बहुत आसान है। जबकि वो डेरिवेशन हो सकता है हमने बहुत साल पहले किया हो, क्योंकि हमको डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। हमको पता है कि वहाँ कूलम लॉ लगेगा, दो चार्जेस हैं, उन चार्ज का फोर्स जो है वो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ये हमको पता है। तो कॉन्सेप्ट पता है, तो हमारे लिए डेरिवेशन यदि कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है तो थोड़ा बहुत देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। बट सोचो कॉन्सेप्ट नहीं पता, केवल रट रहे हो। जैसे 12वीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, डेरिवेशन को रटते हैं, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, तो कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप मुश्किल से बचें, आप डेरिवेशंस को रटने से बचें। ठीक है, चलिए अब हम आगे सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बुक्स। एक बार हमने विजिट करवा दी है। लेक्चर नोट्स हैं, स्पेशली कह रहे हैं इसमें जो हमने बोर्ड पे पढ़ाया है उसके नोट्स हैं, केवल इसलिए दे रहे हैं जिससे आपको लिखना ना पड़े। आप लेक्चर्स को 1.5x की स्पीड पे चलाइए, 2x की स्पीड पे चलाइए, नोटबुक्स को सामने रखिए, नोट्स को सामने रखिए और अपना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फटाफट जो है लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बुक्स के डेमो भी ऐप में अवेलेबल हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। 3 बुक्स आएंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। मतलब ये है कि 25 यूनिट का जो कंटेंट है वो 3 बुक्स में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमने आपको डिमांड बताई थी। हम देख लेते हैं डिमांड हमने कहाँ तक पूरी कर ली। डिमांड में डेरिवेशन था जो 90 लेक्चर्स और डिस्क्रिप्टेड जो नोट्स थे उससे कंप्लीट हो गया, वन चीज़। कॉन्सेप्ट वो आपको 90 लेक्चर्स से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल ये आपको 90 लेक्चर्स से कंप्लीट हो जाएंगे। राइटिंग स्किल्स इसके लिए खास लेक्चर आपको दिया जाएगा और प्रैक्टिस इसके लिए आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। तो अब तक हमने नोट्स और 90 लेक्चर्स के हेल्प से इन 3 पॉइंट्स को कवर किया है। इधर भी चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू पार्ट जो है उसमें हमने कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल अप्रोच सीख ली है और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को देख लिया है। कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमने टेस्ट में भी रखे हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, और ट्रिक्स वगैरह सारा इसमें हो गया। अब हमारा केवल जो टास्क रह गया वो रह गया है प्रैक्टिस का। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। देखो प्रैक्टिस जो है वो हमने 2 तरीके की रखी है, ठीक है। पहली प्रैक्टिस रखी है हमने यूनिट वाइज, मतलब हमारी 25 यूनिट है तो हमने 25 यूनिट के हिसाब से यूनिट वाइज प्रैक्टिस रखी है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी आप चाहें तो लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 5-5 यूनिट को मिला के टेस्ट तैयार किए हैं और फुल सिलेबस के टेस्ट भी हमने तैयार किए हैं, जिसको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कहते हैं। यूनिट वाइज जो प्रैक्टिस है वो आप एमसीक्यू भी करेंगे क्योंकि हमने इनकी प्रैक्टिस भी तैयार की है, और डिस्क्रिप्टेड पार्ट की भी यूनिट वाइज प्रैक्टिस तैयार की है। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक यूनिट का जो आप यदि एक बार लिख लोगे, आप यदि एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे डेरिवेशन पार्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बेहतर रहेगा। इसलिए हमने हर यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टेड पार्ट में तैयार कर दिया है, उनके डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं विद सोल्यूशन। अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हम चर्चा करेंगे यूनिट वाइज प्रैक्टिस पे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे मिक्स और फुल सिलेबस की प्रैक्टिस पे। हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन कभी कभार हो जाता है। अब तक हमने एग्जाम पेपर की डिमांड को समझते हुए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, डेरिवेशन पार्ट तैयार किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए। अब हमारा काम इन सबको तैयार करने के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 2 तरीके की दे रहे हैं। पहली है यूनिट वाइज प्रैक्टिस, जो आप बुक्स पढ़ते पढ़ते डेरिवेशन पार्ट को सॉल्व करते करते या 90 लेक्चर्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको फुल सिलेबस के जो प्रैक्टिस है वो करनी है। अब हम देखते हैं पहली वाली प्रैक्टिस। देखिए
यदि हम बात करें यूनिट वाइज प्रैक्टिस कैसे करें, और हम स्पेशली बात कर रहे हैं इस समय एमसीक्यू पार्ट की, फिर हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। तो यूनिट वाइज एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो 25 यूनिट के बेस पे 25 यूनिट टेस्ट तैयार किए हैं, और सभी 25 की 25 यूनिट टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप जैसे बैच ज्वाइन करेंगे आपको मिल जाएंगे। 90 की 90 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, किताब जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। आप जैसे ही ऑर्डर करेंगे, आपको पिन कोड वगैरह आप डालेंगे तो आपके घर पे पहुंच जाएंगी। 7 दिन लगते हैं पहुंचने में मैक्सिमम, ठीक है। यदि नज़दीक होता है तो कम लगते हैं। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के जो नोट्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। 25 यूनिट के बेस पे हमने 25 यूनिट टेस्ट बनाए हैं एमसीक्यू पार्ट के। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन वन टेस्ट, एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं। तो हमने ये सोचा कि जो स्टूडेंट ईएमआरएस दे रहा है वो कहीं ना कहीं केवीएस भी देगा। वो बात अलग है कि कभी कभार ईएमआरएस में सिलेक्शन नहीं हो पाए तो केवीएस में हो जाए, केवीएस में नहीं हो तो ईएमआरएस में हो जाए, या फॉर्चुनेट होंगे तो दोनों में होगा। और हम चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस हो वो एग्जाम के इन्वायरमेंट में हो या अकॉर्डिंग टू एग्जाम पेपर हो। तो हमने क्या किया है, जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, ईएमआरएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं 40, केवीएस में कितने आते हैं 60। तो जैसे ही आप यूनिट वाइज एमसीक्यू का फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको एक दिखाई देगा केवीएस यूनिट टेस्ट, और एक दिखाई देगा आपको ईएमआरएस यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन दिखाई देंगे और इसमें आपको 40 क्वेश्चन दिखाई देंगे। हम आपको समझा देते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हर यूनिट से रिलेटेड यूनिट टेस्ट हमने तैयार कर लिए। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की, तो यूनिट एंड डायमेंशंस का जो टेस्ट होगा एमसीक्यू का, उसमें मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि अकॉर्डिंग टू केबीएस है। और आप चाहते हैं मैं अकॉर्डिंग टू ईएमआरएस प्रैक्टिस करूं, ईएमआरएस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करूं, तो आपको 40 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मतलब यह है कि हमने एक यूनिट के मैक्सिमम 60 क्वेश्चन निकाल दिए। यदि उन 60 क्वेश्चन में से 20 हटा देते हैं तो 40 क्वेश्चन बन जाएंगे ईएमआरएस के। तो आपको हम दोनों ही फैसिलिटी देंगे, जिससे आप जब चाहें ईएमआरएस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप चाहें तो केवीएस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों में 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है, समझ आया। तो यदि आप हमसे पूछो कि टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन हमें कितने दिए गए, तो हमारा जवाब होगा 25 तो आपको यूनिट है और मैक्सिमम एक यूनिट के हम 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, 1500 क्वेश्चन जो हैं आपको टोटल एमसीक्यू दिए जा रहे हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आप जैसे जैसे यूनिट को पढ़ते जाइए वैसे वैसे एमसीक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। यदि आपका ईएमआरएस क्वालिफाई है, केवीएस नहीं हो पाया तो 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको यदि ईएमआरएस डिस्क्वालीफाई हो गया तो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और दोनों हैं तो पहले 40 की कीजिए ईएमआरएस की, बाद में 60 की करना। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट वाइज टेस्ट का पैटर्न एमसीक्यू पार्ट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट वाइज टेस्ट का पैटर्न फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जैसा कि हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस को तैयार करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क था। उसका रीजन बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि इसका पीवाईक्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट को किसके बेस पे तैयार किया जाए। तो हमने जितने भी एग्जाम पेपर्स हो रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के, उन सबको स्टडी किया, और उनको स्टडी करके जो बातें पता चली, एग्जाम पेपर्स ये हैं यूपीएससी, एचपीएससी, यूपीजेआईसी, तो कुछ बातें पता चली हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं और आपको ध्यान रखनी है। पहली बात हमको ये पता चली है इन सारे पेपर्स को स्टडी करते कि मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चन ही आएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि एक डेरिवेशन ही एक पार्ट में मिलेगा या एक क्वेश्चन सिंगल पार्ट में आएगा, नहीं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे पार्ट आएंगे। तो आपको इस तरीके की तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है, आप कोई सा पेपर उठा के देख लेना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट जुड़े रहते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स जो है कभी कभार सिंगल देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कॉन्सेप्ट पूछ लिया और उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभार स्टूडेंट ये समझता है कि जैसे जैसे एनसीईआरटी में डेरिवेशन लिख रहे हैं वैसे वैसे हमसे पूछ लेगा, हम वैसे वैसे उतार के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो दो टॉपिकों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनता है और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है। जैसा कि हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि डेवलप द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एट हाइट एंड एक्सेलरेशन एट डेप्थ ऑफ द अर्थ। किसी भी पृथ्वी के हाइट पे और डेप्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनके बीच में रिलेशन बनाइए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद बुक में नहीं है। बुक में क्या दे रखा है, हाइट पे डेरिवेशन और
डेप्थ में डेरिवेशन, बाकी का दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे डेवलप करोगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा जरूरी होगा, जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, चलिए 3-4 यूनिट कवर इन सिंगल क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली ये देखा गया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में कई सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारी यूनिट्स को मिलाया जाए, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े बड़े डेरिवेशन आए, ये जरूरी नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशंस भी मिलके आ सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है। 5-6 टॉपिक्स दे दिए, 3-4 टॉपिक दे दिए, उनकी डेफिनेशन और उसके लॉज पूछ लिए, उनके प्रिंसिपल पूछ लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इनसे हम क्या सीखे, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को हम, किसी भी टाइप के टॉपिक को हम बिना समझे नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में डेरिवेशंस बड़े बड़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। 11th क्लास से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, भले ही उसमें डेरिवेशन नहीं है, पर कॉन्सेप्ट बड़े शानदार हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वेव मोशन के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, सभी टॉपिकों के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तैयार करवा दिए। आप पूरे सिलेबस को स्टडी कर लेना, 25 यूनिट्स को मिला के आपके 256 टॉपिक हैं। एक यूनिट में 7-8 टॉपिक हैं, कोई 2 या 3 यूनिट ऐसी है जिसमें 15-16 टॉपिक हैं, बाकी के सब में 5-7 टॉपिक हैं। तो हमने क्या किया कि रिस्क हमने ली ही नहीं, हमने क्या किया, हर टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तैयार करवा दिए और उसका न्यूमेरिकल भी तैयार करवा लिया। तो आप सोचो, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, यदि आप खुद भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, पर क्वेश्चन कहीं से भी आए क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो आप लिख ही चुके होंगे। जरूरी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन तैयार किए वही आएंगे, लेकिन जब हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को एक बार आप लिख लोगे तो कोई भी आ जाएगा, तो आप मिक्स करके, एनालाइज करके या कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना आंसर बना के वहां पे लिख सकते हैं। बात यह है 25 यूनिट के बेस पे, आपके टोटल सिलेबस में 25 यूनिट है, 25 चैप्टर हैं, उनके बेस पे हमने 25 डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाए हैं। और एक पेपर में क्वेश्चन कितने हैं सर? एक पेपर में 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो केबीएस देगा उसको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, 15 क्वेश्चन वाला भी और 10 क्वेश्चन वाला भी, 10 क्वेश्चन वाला भी, और दोनों में 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए सर? 25 यूनिट है सर, और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, तो लगभग आप 375 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें 10 ही क्वेश्चन मिले, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिकली ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स के एप्लीकेशंस हैं। और सॉरी, एरर्स तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो जाहिर सी बात है यूनिट एंड डायमेंशन से हमारे लिए 15 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो केवल हमने उसके 10 क्वेश्चन बनाए हैं। इसलिए टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगभग 370 है यूनिट वाइज टेस्ट में। तो आप यदि 370 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, टॉपिक तो 256 ही है सर, तो सारे टॉपिक कवर हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इनका एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के कुछ खास पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पहला, राइट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ सिंगल क्वेश्चन। हाँ, कई ऐसे क्वेश्चंस थे एग्जाम पेपर्स में, PYQs में आए हुए, जो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछा जा रहा था। तो हमने भी ये काम करवाया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए जो एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको तैयार करवाया है, और आपको देखने को मिलेगा टेस्ट पेपर्स में, वहाँ हमने दिए हैं, जिससे ये समझ आ सके कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में देते हैं, तो आंसर तो लिखना सेम है, बट उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बात हमारी आप समझ पा रहे होंगे। कभी कभार जैसे एक होता है ना कि यार क्वेश्चन तो मुझे आता था, टॉपिक मुझे आता था, पर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो मुझे नहीं पता। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? लैंग्वेज चेंज करके देना। तो हमने यूज़ किया है ये कॉन्सेप्ट कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको दिया है कि इसको ऐसे भी, इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन रिपीटेड विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कहा गया है कि जो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सोलेनॉइड है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एप्लीकेशंस है, स्ट्रेट वायर की, स्फेरिकल शेल की, गोलीय कोश की, सॉलिड स्फीयर की, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं,
हाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो हमने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट है उसके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं, अलग अलग टेस्ट में रिपीट किए हैं, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस एक से ज़्यादा बार भी हो जाए। कोशिश किया है हर एक जो टेस्ट का सोल्यूशन है उसमें, अच्छा ये कह रहा है कि यूनिट, मिक्स और फुल टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो भी आपने देखे और आगे हम जो मिक्स और फुल लेंथ टेस्ट बताएंगे, उन सबको मिला के हर एक टॉपिक को हमने लगभग 2-3 बार टच कर लिया है, जिससे आपको किसी भी टॉपिक को ऐसा ना रहे जो आपने कभी पढ़ा ना हो, कभी आपने रिपीट ना किया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक डेमो है किस चीज़ का, क्वेश्चन पेपर्स का, जो हमने तैयार किया है। वैसे तो वाइट में है ये, लेकिन आपको प्रॉपर दिख पाए इसलिए हमने ब्लैक बैकग्राउंड में रखा है। ये सेम क्वेश्चन पेपर हैं दोनों, वो हिंदी लैंग्वेजेस में है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो पहले हम हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है क्वेश्चन पेपर, और गाउस का नियम, व्हाट इज द गाउस लॉ। उसने कहा है कि पतली सीधी अनंत लंबाई की एक वायर है जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और नीचे भी पूछा उसने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो 3 क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन में मिला के पूछे हैं। तो आप देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आप देखो ये वाला क्वेश्चन 2 वाला है, नीचे हमने दे दिया है व्हाट इज द गाउस का नियम, गाउस का नियम बताइए, और गोलाकार जो शेल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये भी पूछा है, बाहर भी निकालिए, अंदर भी निकालिए, और ग्राफ भी बनाइए। तो कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अगला देखो, इसमें 3 क्वेश्चन शामिल है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताइए। और ये कह रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। फिर कह रहा है कि आर बहुत ज्यादा है, तो उसके भी आर यदि ज्यादा है तो ई और आर के बीच में ग्राफ बनाइए। और एक क्वेश्चन और पूछा है, टॉर्क कैलकुलेट करवाइए। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो वहां पे डाइपोल रखते हैं तो टॉर्क क्रिएट होता है, तो पी क्रॉस सी जो आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन पूछा, इसमें भी देखो हमने 3-4 क्वेश्चन मिलाए। अच्छा, इसमें तीसरे में भी ए और बी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनवाए, ये सेम इंग्लिश में। व्हाट इज स्टेट्स द गॉस लॉ बताइए। ठीक है, 1 सेकेंड। थिन स्ट्रेट वायर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ग्राफ बनाइए यूजिंग गॉस लॉ का इस्तेमाल कीजिए। एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और कैपिटल आर मतलब आर बाहर अंदर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, ग्राफ बनाइए। 3 क्वेश्चन वही। तो आपको क्या है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा। हर एक टेस्ट पेपर दोनों लैंग्वेज में सेपरेटली है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, आप किसी का भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, जितने भी यूनिट टेस्ट हैं, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो यूनिट टेस्ट का या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, बाइलिंगुअल मिलेगा, बाइलिंगुअल नहीं, बोथ लैंग्वेजेस मिलेगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। तो आप चाहें तो हिंदी का टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश का टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक तरफ हिंदी लिखा है एक तरफ इंग्लिश लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा। लेक्चर का डेमो जरूर देख लेना। चलिए साहब, ये हमारा शेड्यूल है यूनिट वाइज टेस्ट का। मतलब जैसे हमारी पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट का हमने एमसीक्यू टेस्ट पेपर दिया है, आपको पता है 40 क्वेश्चन का ईएमआरएस का, और एमसीक्यू 60 क्वेश्चन का केबीएस का। हमने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया है 15 क्वेश्चन का ईएमआरएस के लिए और 10 क्वेश्चन का केबीएस के लिए। हमने क्या किया है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों को मिला के 3 घंटे में पेपर देना चाहता है, क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे का है, जिसमें 40 एमसीक्यू 15 डिस्क्रिप्टिव करने हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट देना चाहता है, तो हमने क्या किया है, एक ऐसा टेस्ट पेपर बनवा दिया है जिसमें 40 एमसीक्यू और ये जो 15 डिस्क्रिप्टिव हमने यूनिट वाइज में दिए, इन दोनों को मिला दिया है। तो आप 3 घंटे में वो टेस्ट भी दे सकते हो। तो इस तरीके से ये 25 की 25 यूनिट के एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव और इन दोनों को मिला के बनाया गया फुल लेंथ टेस्ट केबीएस और ईएमआरएस के लिए अपलोड हो गए हैं, अपलोडेड लिखा है। ठीक है, आप जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मिक्स एंड फुल सिलेबस की प्रैक्टिस कैसे करें। यूनिट वाइज टेस्ट होने के बाद आप सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अलग अलग यूनिट को मिला के टेस्ट लें, जिसकी हेल्प से आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। या आप रैंडमली टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जो डर है, जो रिवीजन है वो बेहतर हो पाएगा, या डर खत्म हो पाएगा। तो हमने एक शानदार प्लानिंग की है। प्लानिंग क्या की है, प्लानिंग ये की है कि जैसे आपके 25 यूनिट है, ठीक है, तो हमने 5-5 यूनिट को मिला के एक एक टेस्ट तैयार कर लिया। तो कितने टेस्ट तैयार होंगे, 5 टेस्ट तैयार होंगे। ठीक है, तो 5 टेस्ट तो हो गए मिक्स, ध्यान से सुनना, अभी हम आगे शेड्यूल भी बता देंगे। फिर हमने क्या किया, पूरी 11th को लेके 13 यूनिट को मिला के एक टेस्ट बनाया, इसमें पूरी 11th कवर हो गई, यूनिट एंड डायमेंशन से लेके ऑसिलेशन एंड वेव तक। फिर हमने 12 यूनिट को मिला के एक टेस्ट बनाया, इसमें 12th कवर हो गई। तो 5 टेस्ट ही हो गए और 2 टेस्ट ही हो गए। ठीक है, फिर हमने 10 दिए हैं आपको फुल लेंथ टेस्ट, जो फुल सिलेबस के हैं। 10 टेस्ट हैं जो पूरे सिलेबस के मिक्स है, जैसा आपका ये हमारा इसका एग्जाम पेपर आएगा। तो इसका शेड्यूल आप देख लीजिए।
देखो 5 टेस्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 को मिला के एक टेस्ट बनाया, मतलब पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पांचवी को मिला के एक टेस्ट है, फुल टेस्ट है, ठीक है। ईएमआरएस के अकॉर्डिंग इसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 40 एमसीक्यू, 15 डिस्क्रिप्टिव, और केवीएस का जब ओपन करोगे केवीएस का वहीं मिलेगा आपको, उसी फोल्डर में। अभी हम बताएंगे आगे और क्लियर करेंगे, तो उसी फोल्डर में आपको केवीएस का मिलेगा, जिसमें आपको 60 एमसीक्यू और 10 डिस्क्रिप्टिव मिल जाएंगे। अगली 5 यूनिट का टेस्ट, अगली पाँच का इस तरीके से पूरा सिलेबस हो जाएगा। एक बार यहाँ मिक्स टेस्ट हो गए, फिर हमने पूरी 11th का टेस्ट रख दिया 13 यूनिट्स का, उसके बाद हमने 12th का टेस्ट रख दिया है 13 से 25 यूनिट का। लास्ट में 10 जो हैं आपको फुल सिलेबस के टेस्ट दिए हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, तो आप इनका एक्सेस कर सकते हैं। इन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको घर पे आपकी OMR शीट भेजी जा रही है हमारे यहाँ से, ठीक है। EMRS की OMR शीट भेजी जा रही है और KBS के लिए भी OMR शीट भेजी जा रही है अलग अलग, ठीक है, सेपरेटली भेज रहे हैं। लिखने के लिए प्रैक्टिस शीट मतलब ब्लैंक पेज भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके घर पे आ जाएगा। ये 10 फुल लेंथ टेस्ट के लिए है, और यूनिट वाइज की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, और अभी आपको समझा देंगे कि लिखना कैसे है, जिससे जब डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लिखें, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम पेपर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट है आंसर और सोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क था हमारे लिए कि हम किस तरीके से सोल्यूशन तैयार करें। टास्क हमारा डिस्क्रिप्टिव को लेके था, MCQ के लेके तो आपको पता है सभी MCQ के क्वेश्चंस जो है रिटन फॉर्मेट में आपको दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटन फॉर्मेट का मतलब होता है गिवन डेटा, फॉर्मूला, कैलकुलेशन और आंसर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हर एक MCQ के क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात है डिस्क्रिप्टिव के पार्ट के सोल्यूशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए टास्क था। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हम बताएंगे उससे आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। देखो, आप कहेंगे सर मुझे सबसे अच्छा आंसर लिखना है, तो सबसे अच्छे आंसर लिखने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और दुनिया में बेहतर से बेहतर पढ़ाने वाले लोग भी होंगे। तो जाहिर सी बात है आंसर राइटिंग आप जो करेंगे, सॉल्यूशंस जो आप लिखेंगे, जो आप लिख रहे हैं उससे बेटर लिखा जा सकता है। हालांकि आप अपना बेस्ट दीजिए, और भी कोई व्यक्ति यदि अच्छे से लिख पाए तो ये उसकी स्किल होगी। तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव आंसर का जो सोल्यूशन है, वापस बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, उसकी कुछ बातें तो कॉमन सबके में मिलेंगी, जैसे उसका डेरिवेशन, जैसे उसकी डेफिनेशन, जैसे उसका रिजल्ट, लेकिन इसके अलावा जो मटेरियल डालेगा उससे उसका सिलेक्शन होगा, जैसे कंक्लूजन, जैसे एप्लीकेशंस, जैसे साइंटिस्ट का नेम, जैसे प्रिंसिपल, जैसे डायग्राम, जैसे ग्राफ, जैसे डिपेंडेंसीज। तो ये किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा कम याद हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जिसको डेली रूटीन में यूजेस पता है उस कॉन्सेप्ट के, तो जाहिर सी बात है यदि कोई डेली रूटीन का यूज़ वहाँ लिखता है, एप्लीकेशन वहाँ लिखता है, तो एग्जामिनर पे उसका इम्पैक्ट आता है। और यदि आप साधारण डेरिवेशन लिख रहे हैं तो साधारण मार्क्स काउंट होंगे। इसलिए इसके सॉल्यूशन को तैयार करना और ये कह देना कि मैंने जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो दुनिया का सबसे बेहतर सॉल्यूशन है, तो ये लगभग झूठ जैसा ही होगा। हालांकि ऐसा कहने से कोर्स बिक सकते हैं कि साहब मैंने दुनिया के सबसे बेहतर सॉल्यूशन बनाए, आप जाके देख लीजिए। इसलिए हम स्पष्ट कह रहे हैं सॉल्यूशन बेटर से और बेटर किया जा सकता है। ये जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टीचर है जो बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, तो हो सकता है कि वो हमसे बेहतर पढ़ाता हो। तो बेहतर पढ़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है ना, ऐसे ही बेहतर लिखने की भी कोई लिमिट नहीं है। और हर बच्चे का जो टेस्ट है, हर स्टूडेंट का जो टेस्ट है लिखने का, वो अलग अलग होता है। कई सारे स्टूडेंट ग्राफ को पहले बनाएंगे, कई सारे स्टूडेंट्स बाद में बनाएंगे। अब बनाना कहाँ है ये राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं एप्लीकेशंस को जानते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो 1 से 2 लिख सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ जो है अलग तरीके से बनाएंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो हमने हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट बना के आपको दिया है। उस सोल्यूशन में हमने कोशिश की है मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की। डेफिनेशंस 1 से ज़्यादा 2 इस्तेमाल करने की कोशिश की है। डायग्राम प्रॉपर बनाने की कोशिश की के डायग्राम प्रॉपर तो बनाई ही है। डेरिवेशन किया है, यदि उस क्वेश्चन पेपर में पूछा है। कंक्लूजन लिखा है, लास्ट में बुलेट पॉइंट्स जोड़े हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने की कोशिश की है। जिन टॉपिक्स में हम नहीं लिख पा रहे थे या उस तरीके का क्वेश्चन वो नहीं था, तो हमने अलग से सभी टॉपिकों के फिजिकल सिग्निफिकेंस तैयार करवा दिए हैं, और वो आपको अंदर ऐप में मिल जाएंगे। हम रिपीट कर रहे हैं, हमको पता है एप्लीकेशंस, फिजिकल यूज, किसी भी
अच्छे आंसर की क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे आंसर में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, अलग से हर एक यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके फिजिकल सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस का एक अलग पीडीएफ बनवा दिया है कि इन टॉपिक्स का यूज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल, इसका यूज कहाँ होगा और कैसे यूज कर सकते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं ऐप में मिल जाएगी जो रीडेबल फॉर्मेट में होगी और आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये हुआ कि यदि हमने जो आंसर लिखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहे तो उसमें फिजिकल यूज करके और बेटर बना सकते हैं, आप चाहे तो उसमें और एक्स्ट्रा बेहतरीन ग्राफ बना सकते हैं, जो हमने बनाया है उससे और बेटर बना सकते हैं। हो सकता है 2 ग्राफ बन रहे हो सकता है कोई स्टूडेंट है जिसकी वो चाहता है कि सर आपने जो आंसर की लैंग्वेज लिखी है वो अच्छी है, लेकिन मैं और भी अच्छी और ईजी लिख सकता हूँ, वो भी बेटर है। समझ आ रहा है? तो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम बेटर लिख रहे हैं कि आप बेटर लिख रहे हैं? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो अच्छे आंसर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उस आंसर में होनी ही चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि ये पॉइंट्स अच्छे आंसर में होने चाहिए, तो हम इंक्लूड करोगे। दूसरा, कुछ अच्छे आंसर्स को हम लिख के बताएंगे, कुछ अच्छे आंसर्स की कॉपियां आपको बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे आंसर लिखा जाता है। तो आप उसको फिर पर डे प्रैक्टिस कर करके बेटर बनाएंगे। ठीक है, और हम जो आपको मॉडल आंसर देंगे आप उससे कंपैरिजन करके अपने आंसर को और भी अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्या है कि हर डिस्क्रिप्टिव आंसर का सॉल्यूशन मिलेगा बोथ लैंग्वेजेस में। हिंदी के क्वेश्चन के नीचे हिंदी का लिखा हुआ सॉल्यूशन, प्रॉपर हिंदी का, और इंग्लिश के नीचे प्रॉपर इंग्लिश का, बाइलिंगुअल मिक्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको प्रश्न होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो डेमो सॉल्यूशन हमने दे दिए, अच्छी बात है, टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है साहब। सॉल्यूशन हमको तो उम्मीद भी नहीं था कि सॉल्यूशन लगाएंगे ये लोग, पर ठीक है, अच्छी बात है। देखो गाउस का जो नियम है, हमने जैसा कि क्वेश्चन दिखाया ना आपको, अभी पहला वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, तो उसका सॉल्यूशन प्रॉपर हिंदी में है। ये उसका आ गया नियम, डेफिनेशंस, ये आ गया उसका लॉ। ठीक है, ये आ गया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूज होते हैं, जो एजम्पशंस हैं। ये आ गया उसका बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये एल लंबाई का है और एस प्रस्थ है और इतनी दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये उसका प्रॉपर डायग्राम आ गया, ये उसका डेरिवेशन आ गया, और आंसर का कुछ पार्ट अभी नीचे है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग ये बेस्ट आंसर है, बट आप चाहें इसमें डायग्राम को चेंज करना चाहें, डीएस की जगह डीए लेना चाहें, बेहतर और भी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी का ये बेस्ट है एज इट इज इंग्लिश में सेम टू सेम। ठीक है, तो आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर एक टॉपिक का मिलेगा। चलिए साहब, हाँ जी, एक हमने जैसा कि कहा स्पेशल कंटेंट फॉर सिलेक्शंस ऑल एप्लीकेशंस एंड यूजेस, मतलब जितने भी टॉपिक हैं 256, उन 256 टॉपिक्स की एप्लीकेशंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस या यूजेस, उसकी पीडीएफ हमने बनवा के हर एक यूनिट वाइज फोल्डर में अपलोड करवा दिए। आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑल डेफिनेशन एंड लॉज, एक पीडीएफ और मिलेगी जिसमें जितने भी यूनिट्स हैं उन सबकी एक लाइन की या इजी लैंग्वेज में डेफिनेशंस और लॉज मिल जाएंगे। जैसे कभी कभार स्टूडेंट क्या लॉज भूल जाता है, तो वो आपके पास पीडीएफ रहेगी तो आप लॉज का इस्तेमाल कर पाएंगे। और हम ट्राई कर रहे हैं, ये दोनों अपलोडेड है, ये अभी अपलोड नहीं है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला शीट भी बनाएं जिसमें फॉर्मूले हों, यूनिट्स हों, डायमेंशंस हों। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारी टीम बहुत काम कर रही है। देखो हम ऐसा नहीं है कि अपनी टीम की बढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचो, हर एक टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तैयार करना, उसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन तैयार करना, उसको प्रूफ रीडिंग करना, डायग्राम को बेहतर बनाना, एप्लीकेशंस तैयार करना, ढूंढना, और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मान काम कर रहे हैं, ऐसा कोई मान काम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, फिजिक्स जानने को मिलेगा आपको। ये सारा तैयारी जब आप करके निकलोगे तो सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप फिजिसिस्ट बन जाओगे, आप बहुत बेहतर फिजिक्स सीख जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हम भी तैयार करवा रहे हैं, आपको जल्दी ही अपलोड करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी प्रैक्टिस। अच्छी बात यह है एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हमने एनसीईआरटी का टच रखा है, और एनसीईआरटी प्रैक्टिस हमने अलग से दे दी है। टोटल 25 यूनिट है, तो उनके करीबन 10 टेस्ट हैं, 10 या 9 टेस्ट हैं। तो 3-4 टॉपिक्स को मिला के, 3-4 यूनिट्स को मिला के हमने एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो तैयार करवा दिए एमसीक्यू फॉर्मेट में। उनका सॉल्यूशन भी है, तो आप चाहें तो इनका भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास रहेंगे। चाहें तो क्या करना ही है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे आपको करना है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज दिस कंटेंट। आप कहेंगे सर ये क्या चल रहा है, कोर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो बात ऐसा है, जब भी हम किसी भी दुकानदार पे सामान लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, तो हम उस चीज़ को हर एंगल से चेक करते हैं
कि ये इस यूज भी आ सकती है, ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ये क्या हमारे काम की है कि नहीं, इसकी प्राइस कितनी है, वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। जबकि वो ऐसी चीज़ है जिसका कोई खास रोल होता नहीं, चाहे तो उसको दोबारा परचेज कर सकते हैं। आप सोचो प्रिपरेशन के लिए कोर्स ले रहे हैं जो आपके साथ 6 महीने रहेगा, या हम आपके साथ 6 महीने काम करेंगे, या 4 महीने काम करेंगे, या 2 महीने काम करेंगे। तो आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ ना आए। इसलिए हमने हर एंगल पे काम किया है कि ये प्रैक्टिस है, यूनिट टेस्ट में इतने क्वेश्चन हैं, ये हम आपको दे रहे हैं, लेक्चर के नोट्स हैं, और जैसा कि हमने एक पॉइंट रखा कि जो कंटेंट आपको दिया है उसको यूज आप कैसे करोगे वो तो सीख लो। ऐसा नहीं है कि कंटेंट दे दिया और अपने हिसाब से पढ़ते रहो, ऐसा नहीं, आप यूज कैसे करना है वो सीखो। हाउ टू यूज कंटेंट, तो प्रिपरेशन प्लान और ब्लूप्रिंट इसका हमने नाम रखा है, मतलब आप किस तरीके से काम करेंगे वो इसमें देखना होगा। देखो, हाउ टू यूज दिस कंटेंट, जो हमने कंटेंट दिया उसको यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, और दूसरा तरीका यह है कि सर मैं पहले सभी यूनिट के कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन पार्ट तैयार करूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपकी खुद की पसंद पर डिपेंड करेगा, हम दोनों तरीके बता रहे हैं। आपको काम क्या करना है, आपका पहला काम यह है, जैसे आपके पास बुक्स पहुंचेंगी, नोट्स पहुंचेंगे, आपको लेक्चर्स को स्टार्ट करके बुक्स को सामने रख के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। हमने बुक्स को इतने खास तरीके से तैयार करवाया है, नोट्स को इतने खास तरीके से तैयार करवाया है कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिंग रखी है। हर एक टॉपिक के बाद काफ़ी जगह खाली है, लिखते वक्त भी बहुत सारी जगह खाली रखी है। तो आपको जो बातें हम एक्स्ट्रा बताते हैं लेक्चर्स में, इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, आप रीराइट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, या उन बातों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रिक ऐसी हैं जो हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता, टाइम बहुत लगता है, तो हमने बोली हैं, तो आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, राइट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ डेरिवेशन एंड डेफिनेशंस। ये क्या है सर, पहले आपको लेक्चर्स की हेल्प से नोट्स कंप्लीट करने, या नोट्स की हेल्प से लेक्चर कंप्लीट करने, जिससे उस यूनिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप सीख पाएं, उस यूनिट की डिपेंडेंसी सीख पाएं, उस यूनिट के हर एक टॉपिक की समझ आपके पास आ जाए, उसका डायग्राम आप सीख पाएं, आप उसके ग्राफ सीख पाएं। जैसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, जैसे ही ये पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी, फिर आप किस पे जाएंगे, डेरिवेशन के नोट्स पे, क्योंकि वहाँ उसको फिर रीड करोगे पूरे चैप्टर्स को, तो वहाँ पता चलेगा हाँ यार ये डेफिनेशन मैंने पढ़ ली है, इसको इस तरीके से और लिखा जा सकता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं डायग्राम ये बेहतर है तो इसको बेहतर के डायग्राम ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें जो डेरिवेशन है एक्स्ट्रा, तो उसको चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ से उठा के जो आपकी बुक्स हमने भेजी है घर पे उसमें ऐड कर सकते हैं। एक बात जो हमने यहाँ स्टार लगा के लिखी है, और जैसा कि हमने कहा कि जितने भी एग्जाम पेपर्स की और एस्पिरेंट से, टीचर से चर्चा करने के बाद हमको पता चली कि डिस्क्रिप्टेड पार्ट के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जो कोई चीज़ है तो वो ये है कि आपका कंप्लीट मटेरियल कंसाइज फॉर्मेट में एक ही जगह लिखा होना चाहिए। यदि आपने अपने फिजिक्स के मटेरियल को, डिस्क्रिप्टेड पार्ट को, कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल को, डिपेंडेंसीज को अलग अलग फैला रखा है तो आप रिवीजन करते वक्त परेशान होंगे। आप सभी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चले तो आप वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चीज़ आप भूल जाएंगे। तो बेटर ये है आप जो हमसे जुड़ेंगे, जो हम आपको नोट्स भेज रहे हैं, उस नोट्स को ही आपको सब कुछ बना के रखना है, उसमें ही कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, उसमें ही आपको डेरिवेशन को ऐड करना है, इसलिए रीडेबल फॉर्मेट में है। हमने जो वो दिया है वो आइडियल है, ऐसा नहीं है कि वही लिखोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन जब आप हमारे लेक्चर्स की हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस नोट्स में जब आप डेरिवेशन पार्ट को ऐड करेंगे, जो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस की पीडीएफ दी है, यूजेस की पीडीएफ दी है, एप्लीकेशंस की पीडीएफ दी है, लॉज की पीडीएफ दी है, उसमें से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को उस नोट्स में नोट डाउन करेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टिकी नोट्स आते हैं, जो वो आते हैं ना, एक पेपर आता है जिसको चिपका देते हैं, तो उसकी हेल्प से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना है। मान लीजिए आपने पहले कोई चीज़ पढ़ रखी है, या कहीं और आपने कोई चीज़ पढ़ी है, किसी बुक में आपने कुछ नया देख लिया, तो वहाँ अंडरलाइन मत करो, उसको वहाँ से उठा के एक जगह इकट्ठा करो, जहाँ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप नोट्स में कर रहे हैं या हमने जो नोट्स भेजे हैं वहाँ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। हमने नोट्स में बहुत स्पेस खाली रखा है, आप सेल्फ लर्निंग के लिए खाली पेज भी छोड़ रखे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करें। कंसाइज ऑल कंटेंट एट वन प्लेस और वन पेज, ये हमने स्टार मार्क करके लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिखा,
ये बहुत सोच समझ के, एक्सपीरियंस से और लोगों को स्टडी करके लिखा गया है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, जेआईसी के, उन सबसे बात की कि सर लास्ट टाइम पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अंडरलाइन तो अलग अलग जगह कर देते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज नहीं कर पाते, रिवाइव नहीं कर पाते, तो इस वजह से वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे कंटेंट को एक ही जगह इकट्ठा करना, और जिसका एक ही जगह बढ़िया है, नोट्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसी में लिखे हैं, सारे ग्राफ उसमें बना रखे हैं हमने, सारे न्यूमेरिकल्स उसमें करवा रखे हैं, सारी डिपेंडेंसीज बता रखी है, डेफिनेशंस लिखा रखी है, जो भी ऐड करना है डेरिवेशन वाले नोट्स से आप उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए रिवाइज रेगुलरली, जैसे ही आपकी यूनिट पूरी हो जाए तो आप उसको रिवाइज करके यूनिट टेस्ट लगा सकते हैं। कौन से, जो फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या है फर्स्ट मेथड, कॉन्सेप्ट विद डेरिवेशन विद प्रैक्टिस। तो आप एक यूनिट का लेक्चर लेके डेरिवेशन वाले नोट्स से इंक्लूड करके एक नोट्स आपका बन जाएगा यूनिट का, उसको रिवाइज करके फिर आप यूनिट टेस्ट लगा सकते हैं, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव या मिला के। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर नहीं, मैं सभी यूनिट्स को पहले तैयार करूंगा फिर एक साथ प्रैक्टिस करूंगा, तो आप चाहें तो सभी यूनिट्स को एक साथ तैयार कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंडरलाइन करके एक बात नोट कर लेना, मान लीजिए आपने पहली यूनिट कंप्लीट की, फिर आप दूसरी यूनिट पे गए, फिर आप तीसरी भी गए, फिर आप चौथी भी गए, लेकिन आपने पहली रिवाइज नहीं की तो वो गायब हो जाएगी। और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस से शुरुआत की जाए, इसलिए जब तीसरी यूनिट पे जाओ तो पहली यूनिट रिवाइज करके जाओगे, जब चौथी पे जाओगे तो पहली दूसरी रिवाइज करोगे, जब पांचवी जाओगे तो पहली दूसरी तीसरी रिवाइज करोगे, ये ध्यान रखना। चलिए वापस बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभार स्टूडेंट हल्के में ले लेता है, कॉन्सेप्ट को एक ही जगह एक ही स्थान पे कंसाइज नहीं किया तो वहाँ भूलने के चांसेस 100% है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए लास्ट है, ये टोटल मटेरियल 24 चीज़ें आपके पास हमारे यहाँ से आएंगी। 3 तो नोट्स की बुक्स आएंगी, एक जो हमने टेस्ट के भी आपको शेड्यूल बताए वो आपके घर पे पहुँचेंगे। EMRS की प्रैक्टिस के लिए 10 सीटें पहुँचेंगी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए पेजेस हैं और OMR शीट लगी हुई है अंदर। और KBS के लिए 60 क्वेश्चन की अलग से 10 OMR शीट आपके पास पहुँचेंगी, क्योंकि हमने बताया लास्ट के 10 फुल लेंथ टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से ऑर्डर करने के बाद आपके घर पे पहुँचती हैं। इन सभी चीज़ों का डेमो भी आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आप जब आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा तो उसको कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि वो सारा चार्ज जो है फीस में इंक्लूड होता है भेजने का। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है समरी। देखो समरी तो क्या करें, आप इतना लंबा लेक्चर हो गया है, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने आपको लेक्चर को 3-4 भागों में बांट के बताया। डिमांड समझ लीजिए, बिना कॉन्सेप्ट समझे ना तो आप MCQ कर सकते हैं ना डेरिवेशन पार्ट कर सकते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की है। दूसरी, केवल डेरिवेशन लिखोगे तो आपको साधारण अंक मिलेंगे। आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको बनाने की, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के 2 तरीके हैं, या तो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ा जाए जैसे ग्राफ, डिपेंडेंसीज, डायग्राम, फिजिकल सिग्निफिकेंस और यूजेस, या मतलब और आपको राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है। आपको हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए डिस्क्रिप्टिव नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो रीडेबल फॉर्मेट में है। आपको हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपके घर पे आएंगे, जो लेक्चर के नोट्स हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। यूनिट टेस्ट आपको दे दिए MCQ और फुल लेंथ को मिला के, और आपको जो शीट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी, जिसमें यूजेस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस एक ही जगह लिखे हुए हैं और लॉस भी लिखे हुए हैं। तो ये होगी समरी। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। कंप्लीट यदि कोई कोर्स लेना चाहता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर बेसिक टू एडवांस NCERT न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी ऐड की है, यूनिट टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, लगभग 500 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी दोनों को मिला के, और 2000 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। 1000 MCQ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो हमने बुक में बताई थी 987 करके। ठीक है, 3 बुक्स आपके घर पे आएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, 25 यूनिट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन है। 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे आपको वर्कबुक के फॉर्मेट में, और शेड्यूल आपके घर पे पहुंचेगा। एक चीज़ इसमें रह गई है, 10 KBS की OMR शीट भी आएंगी। ठीक है, 60 क्वेश्चन वाली। टिल एग्जाम आपका सब्सक्रिप्शन है, जो भी एग्जाम लास्ट में होगा, वैसे EMRS पहले होने की उम्मीद है, KBS बाद में होगा, तो KBS के एग्जाम तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। डेमो मस्ट वॉच करें, आप डेमो जरूर देख लें हर एक चीज़ का। इसकी एग्जैक्ट जो फीस है अब तक रही वो 7,999 है, और अब तक जो मैक्सिमम डिस्काउंट आया वो 20% का आया था, तो 6,499 में कोर्स रहा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले इस कोर्स को ले रखा है उनको इसे एक्सेस करते करते 1 से 2 महीने भी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने प्राइस को थोड़ा सा और कम कर दिया है। पहले ये जो प्राइस नए बैच में स्टार्ट की थी
तब 7,999 थी। मैक्सिमम ऑफर उस समय 5,999 था, लेकिन केवल 25 जनवरी तक यदि आप इस कोर्स का एक्सेस करते हैं तो 4,999 में आपको कंप्लीट एक्सेस लेने का मौका मिलेगा, केवल 25 जनवरी तक। उसके बाद वापस हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट की इस कोर्स को लेके सबसे कम फीस है, और ये आपने शायद अब तक ऑब्जर्व किया होगा, जो बैच जब नया स्टार्ट होता है तो सबसे कम फीस रहती है। यदि आप ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए EMRS टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था की है। EMRS नाम ही है, इसमें KBS के टेस्ट भी आपको इंक्लूड करके दिए जाएंगे। पहले केवल हम 17 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे, लेकिन अब हमने यूनिट वाइज टेस्ट भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हर एंगल पे अपनी तैयारी करें। तो आप इनका डेमो विजिट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। KBS और NBS दोनों के मिलेंगे, विद सोल्यूशन मिलेंगे। स्पेशल शीट्स आपको मिलेंगी। स्पेशल शीट्स का मतलब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया है कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस की जो शीट है और जो लॉज और डेफिनेशन की शीट है वो भी इसमें दी जाएगी, लेकिन लेक्चर्स नहीं होंगे, बुक्स आपके घर पे नहीं आएंगी और प्रैक्टिस शीट आपके घर पे नहीं आएंगी जो हमने घर पहुंचा रहे हैं। डिस्क्रिप्टर के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो लिखी है वो मिलेंगी। 25 यूनिट टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टर और MCQ दोनों के। 17 फुल लेंथ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, सॉल्यूशन के साथ स्पेशल शीट जो हमने बताई थी। और टिल एग्जाम तक इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। फीस इसकी 3,499 है, और आप चाहें तो 2,499 में 25 जनवरी तक खरीद सकते हैं। वापस फीस बढ़ेगी। यदि हम बात करें कोई चाहता है कि सर मैं केवल 3 बुक्स चाहता हूँ, बाकी का मुझे प्रैक्टिस शीट नहीं चाहिए, तो फीस इसकी 2,499 है, लेकिन आप 1,599 में 25 जनवरी तक इस कोर्स का एक्सेस कर पाएंगे या इन बुक्स को अपने घर पे मंगा पाएंगे। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट हैं जो 3 बुक्स के साथ 10 प्रैक्टिस शीट और 10 OMR शीट भी मंगाना चाहता है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 199 रहेगी। तो आप इसकी हेल्प से 25 जनवरी तक बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपको कैसे ऑर्डर करनी है, क्या करना है, वो हम बता देते हैं। एक लाइन जरूर पढ़ लीजिए जो नीचे लिखी है, डिलीवरी चार्जेस ऑफ स्टडी मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल आपके घर पे आएगा उसके डिलीवरी चार्जेस को इंक्लूड फीस में ही कर दिया गया है। अलग से कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। फीस देने के बाद आपको पैकेट मिल जाएगा, पार्सल मिल जाएगा, आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। वॉच डेमो, ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, सभी टाइप के कंटेंट का डेमो जरूर विजिट कर लें। देखिए नेक्स्ट, 1 सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम बता देते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरीके से ऐप का एक्सेस करना है। देखिए, आपको इस तरीके का PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप है। हम एक बार वापस लिख देते हैं, वैसे लिखा हुआ है PGT फिजिक्स पॉइंट। और ये जो ऐप है इसको जब आप लॉगिन करेंगे प्ले स्टोर से, या हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ अलग अलग स्टेट्स की प्रिपरेशन यहाँ होती है। तो आपको EMRS या KBS कोई सा भी एक ओपन कर सकते हो। नवोदय विद्यालय करोगे तो भी सेम कंटेंट मिलेगा। आप EMRS को ओपन कर लेना या KBS का कर लेना, कोई सा भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही कोर्स है। तो EMRS का जैसे ही आपने ओपन किया, आपको 1 सेकेंड, ये दूसरा लग गया है यहाँ मध्य प्रदेश वाला, आई एम सॉरी, हमको यहाँ वापस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, वहाँ आपको क्या मिलेंगे, 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ मिलेगा EMRS कोर्स और यहाँ मिलेगा EMRS टेस्ट सीरीज। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे फिर आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे EMRS के। एक तो फुल कोर्स मिलेगा, आपको बुक्स का प्रैक्टिस शीट के साथ मिलेगा। आप केवल बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, 3 बुक्स, और आपको टेस्ट सीरीज जो है इस सेगमेंट में मिल जाएगी। हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप EMRS को ओपन करेंगे इस तरीके से 2 कलरफुल बॉक्स दिखाई देंगे। एक में EMRS कोर्सेज हैं, तो कोर्स इसको जैसे टैप करेंगे ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। 3 तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो फुल कोर्स है, एक प्रैक्टिस शीट विद बुक्स को लेना चाहता है, और 3 बुक्स को लेना चाहता है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो एक कोर्स आ जाएगा जो टेस्ट सीरीज का होगा, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स को ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का कंटेंट दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ कोर्स का फोटो लगा होगा, आप कंटेंट पे जाइए और कंटेंट को विजिट कर सकते हैं। कंटेंट दिखेगा कैसे, हम आपको बता देते हैं एक डेमो के तौर पे। देखो, मान लीजिए आपने कंटेंट को ओपन किया, सबसे पहले लिखा है कि लेक्चर्स, है ना, लेक्चर्स फॉर KBS EMRS। तो जैसे लेक्चर्स को ओपन करोगे 25 यूनिट के 25 फोल्डर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने पहली यूनिट का फोल्डर ओपन किया, यूनिट 1, यूनिट एनिमेशन। जैसे इसको ओपन किया आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। वीडियो लेक्चर्स वहीं मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टेड नोट्स वहीं दिखाई देंगे, यूनिट टेस्ट वहीं दिखाई देंगे, और कोई भी स्पेशल जो शीट्स हैं
जो हमने तैयार करवाई हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली और लॉस वाली, वो भी आपको वहीं मिलेंगी। वीडियो लेक्चर्स को ओपन करना, यदि किसी भी यूनिट में 2 वीडियो लेक्चर्स हैं तो 2 लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, आप उनको कंप्लीट कीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे डिस्क्रिप्टेड नोट्स को, तो ये खुल जाएगा हिंदी नोट्स और इंग्लिश नोट्स। हिंदी वाला टाइप करेंगे तो हिंदी वाला डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी रीडेबल फॉर्मेट में, और इंग्लिश वाला दिख जाएगा। जैसे ही यूनिट टेस्ट ओपन करेंगे तो यूनिट टेस्ट में आपको दिखाई देगा MCQ डिस्क्रिप्टेड, फिर डिस्क्रिप्टेड वाला ओपन करना, हिंदी और इंग्लिश दिखाई दे जाएगा, तो आपको कोई सा भी एक्सेस कर सकते हो। स्पेशल नोट्स आप ओपन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन यूजेस दिखाई देंगी एक शीट, और एक लॉज और डेफिनेशन की शीट दिखाई देगी, तो आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट है बस हमारा PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये QR कोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपने हमें यहाँ तक सुना, थैंक यू सो मच। जो भी कोर्स के बारे में आपको बताया है, आप उसको एक बार अच्छे से विजिट कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें। हमें सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।